धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर और आज से करीब 53 साल पहले 1972 में इंसानों ने आखिरी बार इसकी सतह पर कदम रखा था। और उसके बाद क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है कि हमने कभी वापस जाने की कोशिश ही नहीं की। मगर अब 2026 में हम फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिर्फ जाना नहीं है बल्कि वहां रुकना है, बसना है और उससे भी आगे मंगल ग्रह तक पहुंचना है। और इस पूरे प्लान का नाम है आर्टेमिस मिशन, जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम 1969 में ही चांद पर पहुंच गए थे तो फिर 50 साल तक वापस क्यों नहीं गए? क्या सच में चांद पर जाना इतना मुश्किल है या फिर कोई और ही कहानी है इसके पीछे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि आर्टेमिस मिशन क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे फ्यूचर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं 1960s के दशक में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक अलग ही टाइप की रेस चल रही थी, जिसे हम स्पेस रेस कहते हैं। ये वो टाइम था जब दोनों देश एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि कौन टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे है। सोवियत यूनियन ने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, फिर पहले इंसान यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा और अमेरिका पीछे रह गया। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक बोल्ड अनाउंसमेंट की कि इस दशक के खत्म होने से पहले हम चांद पर इंसान उतारेंगे और उसे सेफली वापस लाएंगे। और ये था अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत। अब अपोलो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसे समझे आर्टेमिस को समझना थोड़ा मुश्किल है। अपोलो प्रोग्राम में कुल 17 मिशन हुए थे, जिनमें से अपोलो 11 सबसे फेमस है, क्योंकि इसी मिशन में नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। उस दिन पूरी दुनिया टीवी के सामने बैठी थी और नील आर्मस्ट्रांग ने वो लाइन बोली थी जो आज भी लोगों को याद है कि ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है मगर इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग है। उसके बाद अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 में भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए और कुल मिलाकर 12 इंसानों ने चांद की सतह पर कदम रखा। मगर 1972 में अपोलो 17 के बाद सब कुछ बंद हो गया और हम कभी वापस नहीं गए। अब ये सुनकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर क्यों? क्या टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, क्या फंडिंग खत्म हो गई या क्या इंटरेस्ट खत्म हो गया? और सच बात यह है कि तीनों ही रीजन सही हैं। देखो, स्पेस रेस का मेन गोल था सोवियत यूनियन को हराना और एक बार अमेरिका ने चांद पर कदम रख दिया तो ये गोल पूरा हो गया। उसके बाद पब्लिक का इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि लोगों को लगा कि अब तो चांद पर पहुंच गए, अब और क्या देखना है। और जब पब्लिक इंटरेस्ट कम हुआ तो गवर्नमेंट ने भी बजट कम कर दिया। अपोलो प्रोग्राम की कॉस्ट आज के हिसाब से लगभग $280 बिलियन थी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और बिना किसी इमीडिएट रिटर्न के इतना पैसा खर्च करना पॉलिटिकली डिफिकल्ट था। सो बेसिकली चांद पर जाना बंद नहीं हुआ था, बल्कि उसकी प्रायोरिटी कम हो गई थी। मगर अब 50 साल बाद सीन पूरी तरह से बदल चुका है। आज चांद पर जाना सिर्फ एक देश की रेस नहीं रही, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट स्टेप बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब हमें पता चल गया है कि चांद सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ ऐसा है जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। और वो है पानी। हाँ, तुमने सही सुना, चांद पर पानी है। मगर ये पानी ऐसे नहीं है जैसे धरती पर है, बल्कि ये बर्फ की फॉर्म में है, चांद के साउथ पोल पर, उन क्रेटर्स में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। और ये डिस्कवरी गेम चेंजर है। अब तुम सोच रहे होगे कि चांद पर पानी मिलने से क्या फर्क पड़ता है, तो चलो ये समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, जब भी हम स्पेस में कुछ भेजते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर होता है? वो है वजन उठाने पर। धरती की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है और किसी भी चीज को स्पेस में भेजने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए और पानी बहुत भारी होता है। 1 लीटर पानी का वजन 1 किलोग्राम होता है। अब अगर हमें स्पेस में लंबे मिशंस पर जाना है तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी चाहिए पीने के लिए, खाना उगाने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल बनाने के लिए। हाँ, पानी से फ्यूल बनता है। पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसे इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस से तोड़कर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के तौर पर यूज होता है और ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स के सांस लेने के काम आती है। तो अगर चांद पर ही पानी मिल जाए तो हमें धरती से इतना पानी लेकर जाने की जरूरत नहीं और इसी से मिशंस की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पर आर्टेमिस मिशन की एंट्री होती है। आर्टेमिस नासा का वो प्रोग्राम है जो इंसानों को वापस चांद पर ले जाएगा और इस बार सिर्फ जाना नहीं है, बल्कि वहाँ एक परमानेंट प्रेजेंस बनानी है। आर्टेमिस नाम ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, जहाँ आर्टेमिस अपोलो की ट्विन सिस्टर थी और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस बार पहली बार एक महिला और एक कलर्ड पर्सन चांद पर कदम रखेगा। यानी ये मिशन सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज भी है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सबके लिए है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम को समझने के लिए इसे 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला है आर्टेमिस 1, जो 2022 में पूरा हो चुका है। दूसरा है आर्टेमिस 2, जो बहुत जल्द होने वाला है, और तीसरा है आर्टेमिस 3, जिसमें असल में इंसान चांद की सतह पर उतरेंगे। चलो सबसे पहले आर्टेमिस 1 की बात करते हैं। ये मिशन नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था
और ये एक अनक्रूड मिशन था, यानी इसमें कोई इंसान नहीं था। इस मिशन का मकसद था नासा के नए रॉकेट SLS और स्पेसक्राफ्ट ओरायन को टेस्ट करना। SLS का फुल फॉर्म है स्पेस लॉन्च सिस्टम और ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो नासा ने बनाया है। ये रॉकेट सैटर्न 5 से भी ज्यादा पावरफुल है जो अपोलो मिशंस में यूज हुआ था। SLS की हाइट है 98 मीटर जो करीब 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी है और इसका थ्रस्ट यानी धक्का देने की ताकत है 39.1 मेगा न्यूटन जो इसे धरती से बाहर निकलने की पावर देता है। अब ओरायन स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं। ओरायन वो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे और चांद तक जाएंगे। ये कैप्सूल अपोलो के कैप्सूल से बड़ा है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह है। इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, रेडिएशन प्रोटेक्शन है और ये 21 दिनों तक स्पेस में रह सकता है बिना किसी सप्लाई के। आर्टेमिस 1 में ओरायन ने चांद के चारों तरफ चक्कर लगाया और 25 दिनों बाद सेफली धरती पर वापस आ गया। इस मिशन ने प्रूव कर दिया कि SLS और ओरायन दोनों काम करते हैं और अब हम इंसानों को भेजने के लिए तैयार हैं। अब आर्टेमिस 2 की बात करते हैं जो अगला बड़ा स्टेप है। इस मिशन में पहली बार इंसान ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ये मिशन करीब 10 दिनों का होगा और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। मगर इस मिशन में चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं होगी। ये बस एक टेस्ट फ्लाइट है जिसमें यह देखा जाएगा कि ओरायन में इंसान सेफली रह सकते हैं या नहीं। आर्टेमिस 2 के क्रू में जो एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट हुए हैं उनमें एक कनेडियन एस्ट्रोनॉट भी है क्योंकि कनाडा भी इस मिशन का पार्टनर है। और फिर आता है आर्टेमिस 3 जो सबसे एक्साइटिंग मिशन है। इसी मिशन में पहली बार 50 सालों के बाद इंसान चांद की सतह पर उतरेंगे और सबसे स्पेशल बात यह है कि इस बार चांद पर पहली महिला और पहले कलर्ड पर्सन की लैंडिंग होगी। मगर ये मिशन सिर्फ चांद पर जाकर झंडा गाड़ना नहीं है। इस बार एस्ट्रोनॉट्स चांद के साउथ पोल पर जाएंगे जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया। वो वहां पर पानी की बर्फ को स्टडी करेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चांद पर बेस कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आर्टेमिस को अपोलो से बिल्कुल अलग बनाती है। अपोलो में एक ही स्पेसक्राफ्ट था जो चांद तक जाता था, मगर आर्टेमिस में लैंडिंग के लिए एक अलग व्हीकल यूज होगा जो SpaceX ने बनाया है और इसका नाम है स्टारशिप। हाँ, इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX इस मिशन का हिस्सा है। स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है जो अब तक बना है। इसकी हाइट है 120 मीटर और ये पूरी तरह से रीयूजेबल है, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज किया जा सकता है। आर्टेमिस 3 में जो होगा वो ऐसा होगा। पहले SLS रॉकेट ओरायन को चांद की ऑर्बिट में ले जाएगा। वहां पर स्टारशिप पहले से वेट कर रहा होगा जो कि एक अलग लॉन्च में चांद की ऑर्बिट में भेजा गया होगा। फिर एस्ट्रोनॉट्स ओरायन से स्टारशिप में ट्रांसफर होंगे। स्टारशिप उन्हें चांद की सतह पर ले जाएगा। वो वहां अपना काम करेंगे और फिर स्टारशिप उन्हें वापस ऑर्बिट में लाएगा और फाइनली ओरायन उन्हें धरती पर वापस लाएगा। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन है, मगर इसीलिए इसे स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। अब चांद पर जाने के बाद असल प्लान क्या है ये समझ लेते हैं। नासा का प्लान है चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना जिसे आर्टेमिस बेस कैंप कहा जा रहा है। ये बेस चांद के साउथ पोल पर बनेगा जहां पर पानी की बर्फ है। इस बेस में एस्ट्रोनॉट्स रह सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे और लंबे मिशंस के लिए तैयारी कर सकेंगे। मगर सिर्फ सरफेस पर बेस नहीं बनेगा बल्कि चांद की ऑर्बिट में भी एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम है गेटवे। गेटवे एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा होगा मगर साइज में छोटा। इसका काम होगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्टॉप ओवर पॉइंट की तरह काम करना, यानी जो भी मिशन चांद पर जाएगा वो पहले गेटवे पर रुकेगा और फिर वहां से सरफेस पर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेटवे सिर्फ नासा का नहीं होगा बल्कि इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, कनाडा और कई दूसरे देश भी पार्टनर हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि ये सब करने का फायदा क्या है। चांद पर बेस बनाने में अरबों डॉलर्स खर्च होंगे, तो इसका रिटर्न क्या है? और इसका जवाब है मंगल। हाँ, चांद पर जाने का असली गोल मंगल पर जाना है। देखो, मंगल धरती से बहुत दूर है। जब धरती और मंगल एक दूसरे के सबसे पास होते हैं तब भी डिस्टेंस करीब 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर होता है और वहां जाने में करीब 7 से 9 महीने लगते हैं। अब इतने लंबे मिशन को सीधे धरती से लॉन्च करना बहुत मुश्किल है, मगर अगर हमारा चांद पर बेस हो तो हम वहां से मंगल के लिए लॉन्च कर सकते हैं। चांद की ग्रेविटी धरती से 6 गुना कम है। इसका मतलब चांद से लॉन्च करने में बहुत कम फ्यूल लगेगा और अगर चांद पर ही फ्यूल बनाने की फैसिलिटी हो तो मंगल जाना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। तो बेसिकली चांद एक स्टेपिंग स्टोन है मंगल के लिए। अब ये भी समझ लो कि चांद पर रहना आसान नहीं है। वहां कई चैलेंजेस हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को फेस करने होंगे। पहला चैलेंज है टेम्परेचर। चांद पर जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वहां टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और जहां अंधेरा है वहां -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। दूसरा चैलेंज है रेडिएशन।
चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस को रोके। ये रेडिएशन इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और कैंसर जैसी बीमारियां कर सकती है। तीसरा चैलेंज है डस्ट। चांद की डस्ट को रेगुलेट कहते हैं और ये बहुत फाइन और शार्प होती है। ये स्पेस सूट में घुस जाती है, मशीनों को डैमेज करती है और सांस के साथ फेफड़ों में जा सकती है। अपोलो मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स ने इस डस्ट की वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस की। और चौथा चैलेंज है ग्रेविटी। चांद की ग्रेविटी धरती से 6 गुना कम है। लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहने से हड्डियां कमजोर होती हैं और मसल्स घट जाती हैं। इन सभी चैलेंजेस के लिए नासा और दूसरी एजेंसी सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी। इस रेस में सिर्फ अमेरिका नहीं है, चीन भी अपना मून प्रोग्राम बहुत अग्रेसिवली चला रहा है। चीन ने 2019 में चांग-ई 4 मिशन से चांद के फार साइड पर, यानी जो हिस्सा हमें धरती से कभी नहीं दिखता, वहां पर पहली बार लैंडर उतारा। उसके बाद चांग-ई 5 में चांद से सैंपल्स लाए और चांग-ई 6 में फार साइड से सैंपल्स लाए, जो पहली बार हुआ। चीन का प्लान है 2030 तक चांद पर इंसान भेजना और वहां अपना बेस बनाना। और चीन ये अकेले नहीं कर रहा, रशिया चीन के साथ पार्टनरशिप में है और दोनों मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने का प्लान बना रहे हैं। तो बेसिकली एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और इस बार स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। और हमारा इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। इसरो ने 2023 में चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना दिया। इंडिया चौथा देश बन गया चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला और पहला देश बन गया साउथ पोल पर लैंड करने वाला। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि साउथ पोल पर लैंड करना नॉर्थ से बहुत मुश्किल है। वहां का टेरेन रफ है, क्रेटर्स हैं और कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। मगर इसरो ने ये कर दिखाया और पूरी दुनिया ने नोटिस किया। अब इसरो गगनयान मिशन पर काम कर रहा है जिसमें पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और उसके बाद इसरो का प्लान है नासा के साथ मिलकर चांद पर जाने का। नासा और इसरो के बीच एक अग्रीमेंट है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने की बात है और फ्यूचर में शायद आर्टेमिस मिशन में भी इंडिया की पार्टिसिपेशन हो। अब एक बार सोचो कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। हम धरती पर इतनी प्रॉब्लम्स में हैं, क्लाइमेट चेंज है, पावर्टी है, वॉर्स हैं, तो स्पेस में अरबों डॉलर खर्च करने का क्या फायदा? और ये एक वैलिड क्वेश्चन है मगर इसका जवाब भी है। देखो, जब हमने अपोलो मिशंस किए तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई जो आज हम रोजाना यूज करते हैं। मेमोरी फोम जो तुम्हारे गद्दे में होता है वो नासा ने स्पेस सूट्स के लिए बनाया था। वाटर प्यूरिफायर टेक्नोलॉजी जो तुम्हारे घर में है वो स्पेस मिशंस के लिए डेवलप हुई। स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज, कॉर्डलेस टूल्स, फ्रीज ड्राइड फूड, इंसुलेशन मटेरियल्स, ये सब स्पेस रिसर्च की देन है। तो स्पेस पर खर्च किया पैसा वेस्ट नहीं जाता, वो नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट करता है, नई जॉब्स क्रिएट करता है और इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अपोलो प्रोग्राम पर खर्च किए हर एक डॉलर ने इकोनॉमी में 7 से 14 डॉलर्स का रिटर्न दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का नेचर ही एक्सप्लोर करना है। हम अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैले, हमने समुद्र पार किए, पहाड़ चढ़े, नए आइलैंड्स डिस्कवर किए और अब धरती पर एक्सप्लोर करने को कुछ बचा नहीं। अब अगला स्टेप स्पेस है, चांद है, मंगल है और उससे आगे पूरा यूनिवर्स है। अगर हम एक स्पीशीज के तौर पर सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें धरती से बाहर भी जाना होगा, क्योंकि एक दिन कोई एस्टेरॉयड आ सकता है, कोई सुपर वोल्केनो फट सकता है या कुछ भी हो सकता है। और अगर हम सिर्फ धरती पर हैं तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। मगर अगर हम मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन गए तो हमारा सर्वाइवल गारंटीड है और आर्टेमिस मिशन उसी दिशा में पहला बड़ा कदम है। तो यही है आर्टेमिस की पूरी कहानी। 1969 में हमने चांद पर कदम रखा और फिर 50 साल तक भूल गए, मगर अब हम वापस जा रहे हैं और इस बार सिर्फ जाना नहीं बल्कि रुकना है। चांद पर बेस बनाना है, रिसर्च करना है और वहां से मंगल के लिए निकलना है। ये एक बहुत बड़ा विजन है और इसे पूरा करने में सालों लगेंगे, मगर हर बड़ी चीज एक छोटे कदम से शुरू होती है और आर्टेमिस वो कदम है। अगले कुछ सालों में जब तुम न्यूज में सुनो कि पहली महिला ने चांद पर कदम रखा या चांद पर पहला बेस बना, तो याद रखना ये उस सपने का हिस्सा है जो आज से 60 साल पहले शुरू हुआ था और हम सब इस इतिहास के गवाह हैं। तो ये थी आर्टेमिस मिशन की कंप्लीट स्टोरी। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा कि ये मिशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्यूरियस रहो और स्पेस के बारे में सोचते रहो।